दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आपका मेरा YouTube चैनल में। दोस्तों मैं अपने चैनल पर अक्सर नोट्स और इंडियन कॉइन्स के बारे में भी डिटेल्ड वीडियो डालता हूं और उनकी कंप्लीट जानकारी देता हूं। तो अगर आप नोट्स और कॉइन्स में इंटरेस्ट रखते हैं तो मेरे इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। साथ ही आप जान सकते हैं इंडियन नोट्स और कॉइन्स के बारे में, उनकी हिस्ट्री, उनका इतिहास। लेकिन साथ ही साथ मैं जो भी ज्योतिर्लिंग दर्शन करता हूँ, जिसमें मैंने आदि कैलाश दर्शन किए, 4 धाम करे और 12 ज्योतिर्लिंग, इन सभी के दर्शन करने का मेरा मन था। इन सबके भी डिटेल्ड वीडियो मैंने अपने चैनल पर डाल रखे हैं। दोस्तों जैसा कि आप सभी जानते हैं, हमारे भारतवर्ष में बाबा भोलेनाथ के 12 ज्योतिर्लिंग स्थित हैं। उन्हीं में से आज हम बात करेंगे भीमाशंकर ज्योतिर्लिंग के बारे में। यह 12 ज्योतिर्लिंगों में छठा ज्योतिर्लिंग है भीमाशंकर ज्योतिर्लिंग, जो कि महाराष्ट्र के पुणे शहर में स्थित है। मैंने अभी अपने 12 ज्योतिर्लिंगों की यात्रा संपन्न की है, जिसमें मैंने बाबा भीमाशंकर ज्योतिर्लिंग की भी दर्शन किए, जो मेरा 11वां ज्योतिर्लिंग था। उसके बाद मैंने दर्शन करे घृष्णेश्वर ज्योतिर्लिंग के, जो मेरा 12वां ज्योतिर्लिंग था। इस वीडियो के बाद मैं अपना अगला वीडियो घृष्णेश्वर ज्योतिर्लिंग के बारे में कंप्लीट जानकारी के साथ उस वीडियो को डालूंगा। अभी हम बात कर रहे हैं बाबा भीमाशंकर ज्योतिर्लिंग के बारे में। इस वीडियो में मैं आपको अपना अनुभव बताऊंगा, अपना एक्सपीरियंस बताऊंगा, जिससे आपको भीमाशंकर ज्योतिर्लिंग जाने के लिए, वहां दर्शन करने के लिए आसानी हो सके। इस वीडियो में हम जानेंगे कि आप सबसे पहले पुणे कैसे पहुँचें, वहाँ से भीमाशंकर ज्योतिर्लिंग कैसे पहुँचा जाए, वहाँ जाने के क्या क्या साधन हैं, वहाँ खाने पीने की व्यवस्था कहाँ अच्छी है, रुकने के लिए कौन कौन सी जगह हैं, भीमाशंकर दर्शन के लिए कितने दिनों का टूर होना चाहिए और भीमाशंकर ज्योतिर्लिंग दर्शन के बाद कौन कौन सी घूमने वाली जगह हैं। तो आइए जानते हैं सबसे पहले हम पुणे तक कैसे पहुँचें। दोस्तों पुणे पहुँचने के लिए आपको 3 साधन हैं। पहला बाय रेल, बाय रोड और बाय एयर। इन 3 साधनों के द्वारा पुणे तक आसानी से पहुंचा जा सकता है। इनमें सबसे सस्ता और सबसे आसान साधन है वह है ट्रेन द्वारा। बाय ट्रेन आपके शहर से ट्रेन द्वारा आप पुणे पहुंच सकते हैं। पुणे स्टेशन भारत के सभी शहरों से जुड़ा हुआ स्टेशन है, इसलिए वहां के लिए हर शहर से ट्रेन मिल जाती है। दूसरा है बाय रोड, बाय बस। आप बाय रोड भी जो है यहाँ तक पहुंचा जा सकता है, लेकिन वह सफर थोड़ा महंगा और थोड़ा लंबा हो सकता है। तीसरा साधन है बाय एयर। उसके लिए आपको पुणे एयरपोर्ट तक की फ्लाइट आपको पकड़नी होगी। पुणे एयरपोर्ट के लिए भी फ्लाइट हर शहर से आपको मिल जाएगी। सबसे पहले बात करते हैं ट्रेन की। दोस्तों आप अपने शहर से पकड़िए पुणे रेलवे स्टेशन के लिए ट्रेन। अगर आप फैमिली के साथ हैं तो आप पुणे स्टेशन उतर करके वहां से कोई होटल ले सकते हैं, जहां से आप फ्रेशअप होकर जाने के लिए तैयारी कर सकते हैं। अदरवाइज आप सोलो ट्रिप कर रहे हैं या दोस्तों के ग्रुप के साथ अगर आप सफ़र कर रहे हैं तो मैं आपको एडवाइस करूंगा कि रेलवे स्टेशन पर एसी वेटिंग लॉन्जेस होते हैं, जहां पर जाकर के आप अपना सामान रख करके वहीं के बाथरूम्स वगैरह को यूज़ करके आप अपना फ्रेशअप हो सकते हैं और आगे की तैयारी के लिए वहाँ से आप निकल सकते हैं। स्टेशन पर फ्रेशअप होने के बाद आप निकलिए स्टेशन से बाहर, और स्टेशन के बाहर आने के बाद आपको ऑटो रिक्शा मिल जाएगा। वैसे ऑटो रिक्शा 20 रुपये पर पर्सन सवारी लेते हैं, लेकिन सुबह का टाइम अगर आपका जल्दी का है तो आपको वो 20 रुपये पर्सन की जगह 25 रुपये 30 रुपये पर्सन में मान सकते हैं, यानी कि 100 से 150 रुपये में आपका वो ऑटो हो जाएगा। ऑटो से आप सबसे पहले पहुँचिए शिवाजी नगर गवर्नमेंट बस स्टैंड पर, और वहाँ से आपको सीधी बस भीमाशंकर के लिए मिल जाएगी। शिवाजी नगर बस स्टैंड पे आपको 14 नंबर प्लेटफॉर्म से और 15 नंबर प्लेटफॉर्म से सरकारी बस मिलेगी, जिसका किराया होगा 215 रुपये प्रति व्यक्ति। बस आपका समय लेगी सुबह के टाइम अर्ली मॉर्निंग 3 से 3.5 घंटे, लेकिन वही बस वापस जब आती है तो आपको 4 से 5 घंटे लग जाते हैं, इसलिए आप इस समय का ध्यान रखें। अदरवाइज बाहर से आपको टैक्सीज भी मिलेंगी जो भीमाशंकर तक के लिए आपसे 3500 रुपये मांगेंगे। जाने आने का ट्रिप होगा, उसमें आप बार्गेनिंग करके 3000, 3200, 3400 में उनसे आप अपने राजी कर सकते हैं। उसके अलावा अगर आप 2-3 लोग हैं तो आप उनको शेयरिंग बेस पे भी जा सकते हैं, जिसमें वह 750 रुपये पर पर्सन लेते हैं, जो कि जाने आने का फेयर है। दोस्तों सुबह सुबह हम लोग उतरे पुणे रेलवे स्टेशन पे। ये पीछे पुणे रेलवे स्टेशन है और सवेरे 2:30 बजे की हमारी ट्रेन थी, यहाँ उतरी। उसके बाद हम वेटिंग एरिया में जा कर के हमने जो है फ्रेश होकर नहा लिए। नहा के अब हम तैयार हैं भीमाशंकर टेम्पल जाने के लिए। अभी हम स्टेशन के बाहर आए हैं और यहाँ स्टेशन के बाहर आकर के हम अभी कोई कन्वेंस देखेंगे, ऑटो है या बस है कोई चीज़। उसके बाद हम भीमाशंकर यहाँ से जाएंगे संभाजी नगर बस स्टैंड। वहाँ से बस मिलती है सीधा भीमाशंकर के लिए, 3 घंटे की जर्नी है। वहाँ से एसी नॉन एसी बस आप ले सकते हैं। तो इस तरह से अब हमारी जर्नी शुरू हो रही है भीमाशंकर टेम्पल। दोस्तों पुणे रेलवे स्टेशन से हमने शिवाजी नगर बस स्टैंड के लिए यह ऑटो करा, और पुणे रेलवे स्टेशन से शिवाजी नगर बस स्टैंड की दूरी है मात्र 5 किलोमीटर।
आप ये 5 किलोमीटर की दूरी 10 से 12 मिनट में पूरी कर लेंगे। दोस्तों ये है शिवाजी नगर बस स्टैंड, जो पुणे रेलवे स्टेशन से 5 किलोमीटर की दूरी पर है। 20 रुपये सवारी ऑटो वाले लेते हैं, लेकिन हमने 25 रुपये दिए क्योंकि वो देख लेते हैं 5 रुपये पर सवारी एक्स्ट्रा में कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ से हर आधे घंटे के बाद बस जो है भीमाशंकर के लिए निकलती है और बस से करीब 4 घंटे की जर्नी है। तो इस तरह से आप पुणे रेलवे स्टेशन से आ जाएँ शिवाजी नगर बस स्टैंड और यहाँ से आप भीमाशंकर की बस ले सकते हैं। 5:30 बजे पहली बस चलती है और शाम को लास्ट 5 बजे से वहाँ से बस चलती है। हर आधे घंटे में बस की सर्विस है। दोस्तों सरकारी बस स्टैंड पे पहुंचने के बाद सबसे पहले हमने इंक्वायरी करी कि क्या कोई यहाँ से एयर कंडीशन बस चलती है, तो पता चला कि यहाँ से सारी बसें नॉन एसी होती हैं, एयर कंडीशन बस कोई नहीं होती है। हमने पहली बस पकड़ी जो 5:30 बजे की थी। बस से 3.5 से 4 घंटे का सफ़र है भीमाशंकर तक, और बस 2.5 घंटे चलने के बाद एक लोकल होटल पर रुकती है जहाँ आप फ्रेश अप हो सकते हैं, चाय पानी पी सकते हैं, कुछ नाश्ता कर सकते हैं। उसके बाद बस फिर चलती है भीमाशंकर के लिए। भीमाशंकर मंदिर से 2-3 किलोमीटर पहले ही आपको आभास होना शुरू हो जाएगा कि अब भीमाशंकर मंदिर आने वाला है, क्योंकि दोनों साइड इस तरह से हरे भरे पेड़ आ जाते हैं, साथ में रोड बहुत अच्छा हो जाता है, दोनों तरफ लाइट्स बहुत अच्छी है जिनके ऊपर भोले बाबा का त्रिशूल और डमरू बनाया हुआ है। एकदम जैसे ही रास्ता खुलता है तो आपको सामने दिखेगा भीमाशंकर बस स्टैंड। मंदिर से 500 मीटर की दूरी पर ही यह सरकारी बस स्टैंड है जहां पर बस पहुंचती है। चूंकि हमने सबसे पहली बस 5:30 बजे की पकड़ी थी, इसीलिए आपको बस स्टैंड बिल्कुल खाली लग रहा होगा। दोस्तों हम आ गए हैं भीमाशंकर मंदिर के पास के बस स्टॉप पे। हम बस से आए क्योंकि टैक्सी वाले फेयर ज़्यादा मांग रहे थे, और बस से आने में भी कोई बुराई नहीं है क्योंकि बस से फेयर जो है बहुत रिजनेबल है। 185 रुपये हमें बोला गया था, लेकिन 212 रुपये इसका अब फेयर हो गया है। अभी बस स्टैंड खाली पड़ा है क्योंकि हम पहली 5:30 बजे की बस से आए हैं। भीड़ भी ज़्यादा नहीं है। जो दर्शन करके लोग आ रहे हैं उनसे पता चला कि 1 घंटे में करीब नंबर आ जा रहा है। अगर आप यहाँ आते हैं तो यहाँ रुकने के लिए ये स्टे भी है, होम स्टे भी है, होटल भी हैं, रूम भी हैं जो रिजनेबल रेट पे मिल जाते हैं। अगर आप फ्रेश होना चाहते हैं, फ्रेश अप होकर सिर्फ चेंजिंग करना चाहते हैं, उसके लिए चार्जेस कुछ कम है। दोस्तों अगर आपको फ्रेश अप होने के लिए कोई रूम लेना तो आपको 300 से 400 रुपये लेंगे। अगर आपको एक रात के लिए लेना है तो उसका किराया 1500 से 1800 के बीच में है। दोस्तों मेरे 10 ज्योतिर्लिंग के दर्शन हो चुके हैं, और यह जो दर्शन मैं करने आया हूँ यहाँ पर मेरे 2 ज्योतिर्लिंग रह गए हैं, जिसमें पहला 11वां बोलूँ तो भीमाशंकर जी के दर्शन होंगे, और जो 12वां मेरा ज्योतिर्लिंग होगा वो होगा कृष्णेश्वर का। वहाँ से त्र्यंबकेश्वर भी जाएंगे, वहाँ मैं पहले आ चुका हूँ। तो कुल मिलाकर के मेरे 12 ज्योतिर्लिंग बाबा जी के दर्शन के हो जाएंगे। चलिए चलते हैं भीमाशंकर ज्योतिर्लिंग के दर्शन करने। दोस्तों हम चल दिए मंदिर की तरफ। आप देखेंगे मंदिर के दोनों ओर कुछ दुकानें हैं, कुछ रेस्टोरेंट्स हैं। आप यहाँ पर अपनी पसंद का खाना खा सकते हैं। अगर आप थाली सिस्टम में खाना चाहते हैं तो 200 से 250 रुपये पर थाली यहाँ पर रेट है, और खाना खाना चाहेंगे तो वह भी रिजनेबल है। एक फैमिली 3-4 बंदों की है तो वो 500-700-800 में खाना खा सकते हैं, इसलिए खाने का भी अच्छा इंतजाम है। उसके अलावा दोनों तरफ दुकानें लगी हुई हैं। ये एक शॉप है जहाँ पर आप देखेंगे तो इस तरह से प्रसाद आप ले सकते हैं। वहाँ चढ़ाने के लिए ये फूल माला है, इसमें बेल पत्तर है और भांग धतूरा, ये गंगा जल, नारियल सब कुछ है इसमें। ये इस तरह से प्रसाद बनाया हुआ है। प्रसाद कहने का मतलब है कि बाबा भोलेनाथ पे जो चढ़ना होता है वो सब चीज़ें, फूल माला है, इस तरह से सारी शॉप है, और ये फूल है। साथ में ये रेवड़ी टाइप भी कुछ मिष्ठान है जो आप वहाँ चढ़ा सकते हैं, लूज में भी ले सकते हैं। ये इस तरह की माला है, और ये लॉकर का भी काम रहता है। ये लॉकर टाइप भी आपसे सामान जमा करवा लेते हैं। आप अपना सामान यहाँ रख सकते हैं, उसके कोई चार्जेस नहीं होते, सिर्फ इनसे आपको प्रसाद लेना होता है। दोस्तों ये हमने ले लिया है चढ़ाने के लिए प्रसाद, और आगे हम जा रहे हैं भीमाशंकर मंदिर। यहाँ से थोड़ा उतराई है, और ये पीछे रास्ता थोड़ा सा अभी स्टार्ट हुआ है। मंदिर का मेन जो प्रांगण आएगा वो आगे आएगा, और ये यहाँ प्रसाद चढ़ाने के लिए है। इसमें बेल पत्तर है, भांग धतूरा जो भी है, बेल पत्तर के पत्ते हैं, ये फूल है, माला है, ये सब चीज़ लेके आप जा सकते हैं। पहले आया हूँ, लोहे का बोर्ड था यहाँ पर भीमाशंकर जी लिखा हुआ था, और अब ये थोड़ा इसको रेनोवेट करा है, इसकी रेनोवेशन चली है, तो ये थोड़ा सा इसको नया रूप दिया गया है। दोस्तों जब भी आप कहीं ज्योतिर्लिंग पर दर्शन के लिए जाते हैं तो भोले बाबा के मंदिर के आसपास आपको इस तरह से कुछ लोग मिल जाएंगे, बच्चे भी होते हैं जो इस तरह से भोले बाबा का टीका लगाते हैं आपको, और उनकी डिमांड कुछ नहीं होती, 10 रुपये दे दो, 20 रुपये दे दो, वो रख लेते हैं। ओम नमः भोले शंकर भगवान की जय, भीमाशंकर महाराज की जय।
ये मंदिर को नया रूप दिया जा रहा है, ये रेनोवेट किया जा रहा है। पहले जो हमने कभी वीडियोस देखे हैं उसमें आपने देखा होगा बाहर एक मेन गेट दिखाते हैं जो लोहे का ऊपर बोर्ड होता है जिसमें भीमाशंकर ट्रस्ट लिखा हुआ होता है। अब ये इस तरह से यहाँ पर रेनोवेशन हो रही है। ये करीब आपको 350 सीढ़ियाँ नीचे उतर के जाना होता है भीमाशंकर जी के दर्शन करने। और आज हम सवेरे 2:30 बजे उतरे थे पूना रेलवे स्टेशन पे और वहाँ से हम लोग बस पकड़ के, पहली बस हमने 5:30 की ली, वो यहाँ पर हमें 9 बजे उस बस ने उतार दिया है। और भीड़ आज ज़्यादा नहीं है, 100-125 सीढ़ियाँ उतरे हैं। और यहाँ पर आप देखेंगे तो ये भीमाशंकर मंदिर का मेन एंट्रेंस द्वार आ गया, प्रवेश द्वार जिसे बोलते हैं। अब यहाँ से मेन मंदिर जो बहुत नज़दीक है और मैं जा रहा हूँ मंदिर की तरफ दर्शन करने। ये मैंने प्रसाद ले लिया है, आप देखेंगे इस तरह से इसमें बेल पत्तर है और भांग धतूरा, बेल के पत्ते, फूल माला सब कुछ है इसमें, प्रसाद भी। तो ये मैंने ले लिया भगवान भोलेनाथ जी को प्रसन्न करने के लिए, उन पे अर्पण करने के लिए। चलते हैं मंदिर की ओर, दर्शन करते हैं बाबा भोलेनाथ के। आप भी मेरे साथ दर्शन करें। अंदर कैमरा लेना अलाउ नहीं है, लेकिन जहाँ तक मेरा कैमरा जा सकता है वहाँ तक मैं आपको मंदिर के दर्शन करूँगा। दोस्तों आज यहाँ भीड़ बहुत कम है क्योंकि आज है 28 फरवरी और 2 दिन पहले 26 फरवरी को महाशिवरात्रि थी, इसलिए जो भी भीड़ थी 2 दिन पहले वह जा चुकी है। और अक्सर आपको सभी ज्योतिर्लिंग पे सोमवार को बहुत भीड़ मिलेगी। कोई त्यौहार है महाशिवरात्रि उन पे भीड़ मिलेगी, या सावन के जो सोमवार है, सावन का महीना, उस पर आपको बहुत ही ज़्यादा भीड़ मिलेगी। इसलिए अगर आप वीकेंड्स में आते हैं तो आपको भीड़ यहाँ नॉर्मल मिलेगी, 1-1.5 घंटे में नंबर आ जाएगा। अगर आप सोमवार के दिन आते हैं तो मुझे पता चला 3 से 4 घंटे भी लग जाते हैं, 5 घंटे भी लग जाते हैं भीड़ के हिसाब से। इसलिए जब भी कभी आप आएँ तो कोशिश करें कि वीकेंड्स का प्रोग्राम बनाएं जिससे आप कम समय में अच्छे दर्शन कर सकें। साथ ही आप देखेंगे तो दोनों तरफ ये ढेरों दुकानें हैं प्रसाद की, जिनमें रबड़ी भी है, पेड़े भी हैं। अक्सर मैंने देखा है कि यहाँ पर भीमाशंकर जी पे पेड़े का प्रसाद चढ़ता है और पेड़े भी ऐसा नहीं पहले बना के रखे हुए होते हैं। आप देखेंगे बिल्कुल ताज़ी प्रसाद यहाँ बना हुआ है, बिल्कुल ताज़ी आपको बना हुआ देंगे। दोस्तों 350 के करीब सीढ़ियाँ उतरने के बाद हम आ गए बाबा भीमाशंकर ज्योतिर्लिंग के बिल्कुल नज़दीक। मंदिरों में आपने अक्सर देखा होगा हमें ज्योतिर्लिंग पे अक्सर ऊपर की तरफ जाना होता है, नीचे से ऊपर के लिए सीढ़ियाँ जानी पड़ती है, लेकिन भीमाशंकर ही एक एकमात्र ऐसा मंदिर है जिसमें आपको ऊपर से नीचे की ओर 350 सीढ़ियाँ उतर के आना। भोले बाबा के ज्योतिर्लिंग के नज़दीक हैं और ये मंदिर परिसर है और भीड़ बिल्कुल नहीं है क्योंकि सुबह हम जल्दी आ गए। ये अच्छी बात है कि आज हमें भीड़ बिल्कुल नहीं मिली। जैसे ही आप मंदिर प्रांगण में पहुँचेंगे भोले बाबा के ज्योतिर्लिंग के समीप, आपको जोर जोर से बाबा भोलेनाथ के जयकारे सुनाई देंगे। सबसे पहले आपको मिलेंगे नंदी बाबा, उनके कान में आप अपनी मन की बात कहें। जो कहते हैं कि नंदी बाबा भगवान भोलेनाथ तक मन की बात को पहुंचाते हैं अगर आपको दिल से कोई मनोकामना मांगे तो। उसके बाद आप सीधा पहुंचेंगे मंदिर के गर्भगृह की तरफ। आप देखेंगे कि यह ज्योतिर्लिंग मंदिर में गर्भगृह थोड़ा नीचे की तरफ है, इसलिए आपको नीचे 8 से 10 सीढ़ियाँ उतरना पड़ता है, फिर आपको ज्योतिर्लिंग के दर्शन होते हैं, बाबा भीमाशंकर के दर्शन होते हैं। आमतौर पर आपको ज्योतिर्लिंग खुले में दिखाई देगा, लेकिन यहाँ पर बाबा भोलेनाथ के ज्योतिर्लिंग को पंचमुखी चांदी स्वरूप में ढककर रखा हुआ है। अगर आपको वास्तविक ज्योतिर्लिंग के दर्शन करने हैं तो उसके लिए आपको आना पड़ेगा सुबह 5 बजे, जब भोले बाबा की आरती होती है और उसी समय भोले बाबा के वास्तविक ज्योतिर्लिंग को वास्तविक रूप में आप देख सकते हैं। साथ ही आप जलाभिषेक भी कर सकते हैं। उसके अलावा अगर आपको पंडितों द्वारा कोई संकल्प कराना चाहते हैं तो उसके लिए वहाँ पर पंडित भी आपको मिल जाते हैं, जो बिल्कुल मंदिर के ज्योतिर्लिंग के सामने ही आपको मिलेंगे और आपकी सुविधा अनुसार या आपकी ज़रूरत के अनुसार जो भी आप संकल्प कराना चाहते हैं संकल्प करा सकते हैं। बाकी ज्योतिर्लिंग के दर्शन करने के लिए आपको सामान्य कपड़ों में जाना होता है, कोई ड्रेस कोड कोई नहीं है। आप जाकर के वहाँ पर जो भी आपने भगवान भोलेनाथ को अर्पण करने के लिए फूल माला, गंगा जल, जो भी चीज़ लिए वो आप अपने हाथों से अर्पण कर सकते हैं। आप उसमें जलाभिषेक भी कर सकते हैं। सुबह 5 बजे की आरती का जो टाइम मैंने बताया, उस समय आप बाबा भोलेनाथ के ज्योतिर्लिंग के वास्तविक दर्शन कर सकते हैं, उस समय भी आप जलाभिषेक कर सकते हैं। देखो बाबा के दर्शन हो गए बहुत अच्छे और बहुत ही तसल्ली से 2 बार दर्शन करे भोले बाबा के हमने। यहाँ पर
ये प्रसाद है, प्रसाद कोई लेना चाहता तो यहाँ से प्रसाद की जो है दुकान है। और ये आमतौर पे शाम के समय इसमें जो है आरती के टाइम पे ज्योति प्रज्वलित होती है। ये स्तंभ आपको हर जगह देखने को मिलेंगे, उज्जैन में भी मिलेंगे, सिद्धि माता मंदिर भी मिलेंगे, सभी जगहों पे ये आरती के टाइम पर इनमें ज्योति प्रज्वलित की जाती है। बाबा भीमाशंकर ज्योतिर्लिंग दर्शन के बाद अगला मेरा पड़ाव रहेगा बाबा कृष्णेश्वर ज्योतिर्लिंग के दर्शन के लिए, क्योंकि 12 ज्योतिर्लिंगों में मेरा यह 11वां ज्योतिर्लिंग दर्शन था। और चूंकि बाबा भीमाशंकर ज्योतिर्लिंग के हमें बहुत अच्छे से दर्शन हुए, इसलिए भगवान भीमाशंकर जी के हमने दोबारा प्रणाम किया और चलेंगे अगले पड़ाव पर। लेकिन उससे पहले अगर आप अपने घर के लिए, अपने मिलने वालों के प्रसाद लेना चाहते हैं तो वहाँ पर भीमाशंकर संस्थान के द्वारा प्रसाद का भी एक काउंटर बना हुआ है, जहाँ से आप प्रसाद ले सकते हैं। यहाँ पर 100 रुपये का एक पैकेट होता है, पर पैकेट 100 रुपये दे करके आप यहाँ से प्रसाद भी जो है ले सकते हैं, जैसे मैंने भी लिया। उसके बाद दोस्तों हम चलेंगे बाहर और मैं आपको बताऊंगा जहाँ से भीमा नदी का उद्गम होता है। मंदिर परिसर के पास ही है यह श्री राम मंदिर। इस श्री राम मंदिर में भी लोग दर्शन करने जाते हैं। हालांकि यहाँ ज़्यादा भीड़ नहीं मिलेगी, लेकिन अगर आप भीमाशंकर मंदिर से बाहर निकलेंगे तो ये बिल्कुल समीप ही ये मंदिर आपको देखने को मिलेगा। आप श्री राम मंदिर में दर्शन करें और बाबा भीमाशंकर जी से दोबारा आशीर्वाद लें, उनको प्रणाम करें और निकलें अपने अगले सफ़र पे। अभी मैं आपको बताऊंगा गुप्त भीमाशंकर के बारे में, लेकिन फिलहाल जब आप वापस बाहर निकलते हैं मंदिर से तो आपको रास्ते में इस तरह की पूजा सामग्री की दुकानें देखने को मिलेंगी, जहां पर आप घर के लिए पूजा सामग्री ले सकते हैं, कोई पूजा का कोई सामान ले सकते हैं, जिसमें सभी तरह के भगवानों की तस्वीरें, दीप प्रज्वलित करने के लिए दीपक है, ज्योति है, घंटियां हैं, मतलब इसी तरह की पूजा सामग्री आपको यहाँ पर मिलेगी। साथ ही आपको मिलेगा श्रृंगार के लिए सामान। और यहाँ पेड़े का प्रसाद चढ़ता है, रबड़ी से बना हुआ होता है, तो इस तरह से यहाँ पर रबड़ी और पेड़े का प्रसाद भी आपको लेने के लिए मिल जाएगा। उसके अलावा सीढ़ियाँ इस तरीके से बनाई हुई हैं कि थकान नहीं होती, जैसे 4 सीढ़ी बनी फिर थोड़ा प्लेन है, 2 सीढ़ियाँ बनी हुई है फिर थोड़ा प्लेन है, इस तरह से आपको चढ़ने या उतरने में थकान नहीं होगी। दोस्तों हम लोग मंदिर से दर्शन करके आ चुके हैं और दर्शन बहुत अच्छे हुए, बहुत खुले दर्शन हुए, क्योंकि हम अर्ली मॉर्निंग आ गए थे, ज़्यादा भीड़ नहीं थी, बल्कि हमने 2 बार दर्शन किए। बाबा भोलेनाथ का 2 बार आशीर्वाद लेने का मौका प्राप्त हुआ। और आज भी भीड़ ज़्यादा नहीं है, क्योंकि कल महाशिवरात्रि थी, सारी भीड़ शायद कल जा चुकी है। इसीलिए जो भीमाशंकर पे आने का सबसे अच्छा समय है वह है नवंबर से फरवरी मार्च के बीच। आज 28 फरवरी है, हम लोग भी जो है फरवरी के माह को देखते हुए आए। कल यहाँ पर महाशिवरात्रि का पर्व था, कहते हैं बहुत भीड़ थी, लेकिन आज यहाँ भीड़ बिल्कुल नहीं है, बिल्कुल खाली है। हमें बहुत अच्छे से दर्शन हुए। भीमाशंकर जी की सीढ़ियाँ चढ़ के जब आप बाहर की तरफ आएंगे तो आपको देखने को मिलेगा यह कलमजा माता का मंदिर। यह कलमजा माता का मंदिर बिल्कुल भीमाशंकर मंदिर के गेट के दाहिने ओर है। आप यहाँ पर भी जरूर दर्शन करने जाएं। हालांकि आप देखेंगे यहाँ ज़्यादा लोग दर्शन के लिए नहीं आते हैं, क्योंकि भीमाशंकर के दर्शन करके वो सीधा निकल जाते हैं, जबकि बाईं ओर या दाईं ओर शायद मंदिर है, आप देखेंगे तो आपको एक कलमजा माता का मंदिर देखने को मिलेगा। तो मैं कहूँगा आप भी इन माता से आशीर्वाद जरूर लें, उसके बाद ही अपनी आगे की यात्रा को शुरू करें। मंदिर में दर्शन करने के बाद मंदिर से बाहर निकल के आपको मार्केट से होते हुए जाना है भीमा नदी के उद्गम स्थल पर। यहाँ पर भीमा नदी का उद्गम स्थल है। भीमा नदी नाम क्यों पड़ा? कुंभकर्ण के एक पुत्र था जिसका नाम था भीमा। इस भीमा राक्षस ने यहाँ पर बहुत आतंक मचाया हुआ था। ऋषि मुनियों को कहने पर बाबा भोले शंकर महाराज ने भीमा नाम के राक्षस का वध किया और सभी के आग्रह करने पर बाबा भोलेनाथ भीमा शंकर के रूप में, एक ज्योतिर्लिंग के रूप में यहाँ पर स्वयं ही स्थापित हो गए और इसीलिए इस जगह का नाम भीमाशंकर पड़ा। जब आपको गुप्त भीमाशंकर जाना होगा तो आपको यहाँ से दूरी उसकी मिलेगी 2 किलोमीटर के करीब, और 2 किलोमीटर दूरी जाने के लिए आपको करीब 1 घंटा लग जाएगा, क्योंकि वह प्लेन रास्ता नहीं है, वह जंगलों के बीच में से पगडंडी से होते हुए उस रास्ते से जाना पड़ता है, क्योंकि यह रास्ता बना हुआ नहीं है। आपको यहाँ पर ट्रैकिंग का अमेजिंग एक्सपीरियंस मिलेगा, साथ ही आपको पक्षियों की चहचहाने की आवाज़ें मिलेंगी। उसके अलावा यहाँ का व्यू देखते ही बनता है। आपको कई छोटे बड़े झरने भी यहाँ पर मिलेंगे और आधी दूरी पर जाने के बाद आपको देखने को मिलेगा साक्षी गणेश जी का मंदिर। साक्षी गणेश जी का मंदिर उस जगह पर स्थित है जहाँ पर भगवान गणेश ने भोले बाबा जी को भीमा राक्षस का वध करते हुए देखा था और वह उसके साक्षी बने, इसलिए इसे साक्षी गणेश मंदिर कहा जाता है। साक्षी गणेश मंदिर को पार करने के बाद आप पहुंचेंगे बिल्कुल गुप्त भीमाशंकर के पास। यहाँ पर आपको गिरते हुए झरने के नीचे गुप्त भीमाशंकर जी के दर्शन हो जाएंगे। आमतौर पर रेनी सीजन में या बरसात के मौसम में गुप्त भीमाशंकर इसी तरह से धाराओं के नीचे या झरने के नीचे एकदम गुप्त रहता है, और झरने के नीचे गुप्त रहने के कारण ही साथ ही एक और शिवलिंग को बनाया गया है जहां पर लोग अपनी पूजा अर्चना करते हैं।
गुप्त भीमाशंकर दर्शन के बाद आपको वापस 2 किलोमीटर ट्रैक करके जाना है भीमाशंकर के मेन प्रवेश द्वार पर, और प्रवेश द्वार के कुछ ही दूरी पर आपको देखने को मिलेगा मुंबई पॉइंट। मुंबई पॉइंट पे पहुंचते ही आपको सह्याद्री पर्वत सामने ही दिखाई देगा, जहां से आप सह्याद्री पर्वत का अद्भुत नज़ारा देख सकते हैं, क्योंकि भगवान भीमाशंकर जी का मंदिर या भगवान भीमाशंकर जी का ज्योतिर्लिंग भी सह्याद्री पर्वत पर ही स्थित है, और यहाँ से आप सह्याद्री पर्वत का अद्भुत नज़ारा देख सकते हैं। साथ ही अगर आप शाम के समय यहाँ पर सनसेट का व्यू देखना चाहते हैं तो उसके लिए आपको यहाँ शाम के समय आना पड़ेगा, जहाँ से आप सनसेट का अद्भुत नज़ारा देख सकते हैं। लेकिन अगर आपकी उसी दिन वापसी है तो शाम को आपको सनसेट का अपना यह प्रोग्राम अपनी लिस्ट से निकालना होगा, क्योंकि भीमाशंकर से पुणे या मुंबई के लिए आखिरी बस शाम को 5 बजे निकलती है। और अगर आपका यहाँ रात को रुकने का प्रोग्राम है तो आप शाम को यहाँ का अद्भुत सनसेट व्यू देख सकते हैं। दोस्तों, यह थी भीमाशंकर ज्योतिर्लिंग दर्शन की संपूर्ण जानकारी। उम्मीद करता हूँ कि वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो आप लाइक, कमेंट और शेयर करें। साथ ही अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप कर लें मेरे चैनल को सब्सक्राइब, साथ ही दबा दें बेल आइकॉन का बटन, ताकि मैं आपको अपने चैनल्स पे इस तरह के ज्योतिर्लिंग दर्शन की, साथ ही नोट्स और कॉइन्स की अमेजिंग जानकारी देता रहूं। आपसे मिलूंगा अगली बार फिर किसी ऐसे ही ज्योतिर्लिंग या किसी नोट्स और कॉइन्स की रोमांचक जानकारी के साथ। अपना ख्याल रखिएगा दोस्तों। नमस्कार।